नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हम पढ़ रहे थे और प्राचीन सभ्यताओं में हमने लोहकालीन सभ्यता स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने बैराठ में 2 क्लासें ली और उसी के साथ में हमने नगरी चित्तौड़गढ़, जो कि राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यता स्थल जिसका उत्खनन किया गया, खोजा गया, वो देखा और उसके अलावा भीनमाल देख लिया था, है ना। तो उसके आगे का भाग जो है आज हम देखने वाले हैं और आज हम राजस्थान की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिनके छोटे मोटे नगर बचे हुए हैं, वो आज हम पूरे पढ़ लेंगे विद्यार्थियों। और इसी के साथ ही ये पूरा पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो अब मैं आता हूँ सीधा बिना समय लगाए टॉपिक पे चलते हैं। और विद्यार्थियों, आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि आप जो हैं राजस्थान के इतिहास को भी लगातार पढ़ते रहें। आपने छोड़ रखी है राजस्थान की क्लासें। कई से लोग हैं जो कह रहे हैं सर पीछे रह गए। अब बताओ, मेरे साथ में आप नहीं चलोगे तो कैसे हमारा कोर्स पूरा हो पाएगा। इतना विशाल कोर्स है और जो है हमको एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले कोर्स पूरा पढ़ लेना है, ताकि हम उसके बाद 2-3-4 बार रिवीजन कर सकें। कम से कम 4 महीने पहले कोर्स पूरा हो जाए तो 4 महीने में फिर हम जो हैं कोर्स को 2 या 3 बार और रिवीजन कर सकते हैं, है ना। इसलिए कोर्स जो है समय पे होना ज़रूरी है और समय पे कोर्स तभी होगा तब आप लोग मेरे साथ चल पाएंगे, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। देखो, मैंने तो जिस दिन से क्लास स्टार्ट की हैं उस दिन के बाद से केवल 2 छुट्टियाँ जो महीने की केवल पूर्णिमा को करता हूँ वही की है, वरना एक दिन की भी छुट्टी नहीं करता। इसलिए आप जो है थोड़ा सीरियस होकर पढ़े, है ना। तो विद्यार्थियों, हम क्या पढ़ रहे थे? लोहकालीन स्थल पढ़ रहे थे, है ना। क्या? लोहकालीन स्थल पढ़ रहे थे, है ना। उसमें हमने बैराठ वगैरह वो देख लिया था, नगरी और बालाथल। चौथे नंबर पे आज जो हम देखेंगे विद्यार्थियों, वो हम देखेंगे ईसवाल से प्रारंभ कर लेते हैं। ईसवाल, है ना। ईसवाल जो कि उदयपुर में है। ठीक है, ईसवाल से हम स्टार्ट करते हैं। उदयपुर में ये स्थित है, लोहकालीन स्थल है। लोहकाल पढ़ रहे हैं तो लोहकालीन ही है, सीधी सी बात है। और ASI ने इसका उत्खनन किया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, है ना। और यहाँ से हमें लोहे गलाने के साक्ष्य मिले हैं, है ना। लोहे गलाने के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें हमको लोहोमल मिला है, लोह अयस्क मिले हैं, है ना। लोहे के उपकरण मिले हैं और कहते हैं कि यहाँ पे 2000 वर्ष तक कंटिन्यू और लोह गलाने का काम चलता था। इसके अलावा यहाँ से 5 स्तर पे उत्खनन हुआ है ना। 5 स्तर का जो है उत्खनन कार्य यहाँ पे हुआ है। कुषाण कालीन सिक्के यहाँ से मिले हैं और ऊंट का एक दांत भी यहाँ से जो है हमको प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये बातें थी, मैं आपको बोल के सुना दी, मैं लिख देता हूँ, फिर हम अगले स्थल पे जाएंगे। ज़्यादा नहीं है, 4-4-5-5 विशेषताएं हैं सभी स्थलों की और सारे पूरे हो जाएंगे बस। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा सबसे पहले तो कि जो ASI थी, ASI ने खोजा, है ना। ASI ने खोजा कहाँ पे? उदयपुर में। कहाँ खोजा? उदयपुर में खोजा। ठीक है, उदयपुर में खोजा। ठीक है, इसके अलावा ये औद्योगिक बस्ती और थी विद्यार्थियों। क्या थी ये? औद्योगिक बस्ती थी, है ना। औद्योगिक बस्ती थी, है ना। औद्योगिक बस्ती थी। ठीक है, लोहे गलाने के साक्ष्य मिले हैं। लोह गलाने के साक्ष्य मिले, है ना। लोह गलाने के साक्ष्य मिले। इसमें हमको क्या क्या मिला है? जैसे लोह मल मिला है, लोह अयस्क मिले हैं, लोह मल, लोह अयस्क, है ना। और लोहे के उपकरण भी मिले हैं, है ना। लोह के उपकरण भी मिले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, लोहे के उपकरण मिले। ठीक है, और ये जो काम था विद्यार्थियों, लोह गलाने का जो काम था, वो कहते हैं कि यहाँ पे 2000 वर्ष तक लगातार चलता रहा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा लोहा गलाने का काम, यह कार्य, ओफो सॉरी
थोड़ा ज़्यादा भर दिया आज इसमें स्याही, तो निकल गई है इसकी स्याही। हाँ चलो, चलो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो, लोहा गलाने के जो साक्ष्य मिले हैं, लोहा गलाने के साक्ष्य, ये जो थे, यह कार्य लगातार 2000 वर्ष तक 2000 वर्ष तक होता रहा। 2000 वर्ष तक होता रहा, ठीक है। यह कार्य यहाँ पे कब तक होता रहा? सॉरी, लगातार 2000 वर्ष तक होता रहा। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या मिले हैं विद्यार्थियों? जैसे मैं यहाँ पे अन्य और लिखना चाहूँ तो 5 स्तर पे यहाँ पे खुदाई हुई, 5 स्तरों पर खुदाई हुई, ठीक है। 5 स्तरों पर खुदाई हुई। इसके अलावा यहाँ से कुषाणकालीन सिक्के मिले, है ना, कुषाणकालीन सिक्के मिले, ठीक है, कुषाणकालीन सिक्के मिले, ठीक है, कुषाणकालीन सिक्के मिले। और यहाँ से जो है ऊंट का दांत मिला, ऊंट का दांत मिला, ठीक है। ये थी इस सवाल के बारे में प्रमुख जानकारी विद्यार्थियों, जो हमने यहाँ पे आपके साथ साझा की। लगभग सवाल आपका आएगा तो इन्हीं फैक्टों से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से बाहर जाने की संभावना कम है, ठीक है। इसमें कम से कम आपको ये ध्यान रखना है कि इस सवाल जो है वो लोहकालीन स्थल है। सबसे बड़ी बात, सवाल यहीं से फंसता है सीधा, कि वो 4 ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लोहकालीन नहीं है ना, और उसमें ईसवाल डाल देगा, भीनमाल डाल देगा, नगरी चित्तौड़ डाल देगा, एक तिलवाड़ा डाल देगा। और आंसर क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तिलवाड़ा तो हमने मध्य पाषाण काल में पढ़ा था, बागोर के साथ में पढ़ा था। बागोर मध्य पाषाण कालीन स्थल है, तिलवाड़ा भी मध्य पाषाण कालीन है ना। तो और मध्य पाषाण काल में धातु का प्रयोग ही नहीं किया था, तो लोहा तो धातु में आता है ना, तो इसलिए आंसर हमारा तिलवाड़ा निकल जाएगा। इस प्रकार से सवाल बनाते हैं विद्यार्थियों, ठीक है। अगला स्थल मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा रंग महल, है ना। अगला स्थल में लिखूंगा, यहाँ पे कौन सा लिखूंगा? 5वां नंबर डाल देता हूँ मैं इसको, और रंग महल डाल देता हूँ। रंग महल ये पड़ता है श्री गंगानगर में, है ना। रंग महल श्री गंगानगर में, है ना। रंग महल श्री गंगानगर में है विद्यार्थियों। और इसकी जो खोज का काम किया था वो 1952 से 54 के बीच में, और स्वीडिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे हन्नारिड के नेतृत्व में हुआ था। और उनके साथ में कुछ 2-3 लोग और थे, जैसे होलगर थे, अर्सकीन थे, है ना। होलगर है, अर्सकीन है, और जो है अर्बमैन है ना। होलगर, अर्सकीन और अर्बमैन, इन्होंने किया था, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पे लिखना चाहूँगा 1952 से 1954 ईस्वी में स्वीडिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हन्नारिड व उनके सहयोगी थे होलगर, अर्सकीन, अर्बमैन लिख देता हूँ, अर्बमैन, और एक हो जाएगा एर्सकीन। उनके सहयोगी होलगर, अर्बमैन और एर्सकीन थे, ठीक है। उनके सहयोगी ये 3 लोग भी
थे। ठीक है विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार इस प्रकार से सवाल जो है वो पूछ लिया जाता है कि हमारा कौन सा लोहकालीन स्थल था जिसकी खुदाई का काम जो है स्वीडिश विद्वानों ने किया या स्वीडिश यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने किया, है ना। तो सॉरी, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, हन्नारेड ध्यान रखना है, या उसमें दे देंगे कि निम्नलिखित में से कौन था जिसने रंग महल में उत्खनन कार्य नहीं किया, तो 3-4 नाम, चारों में से कोई 3 नाम देंगे और एक नाम जो है भारतीय भी डाल सकते हैं या कोई अन्य विदेशी डाल सकते हैं, जैसे ग्रेगरी पोसल डाल दिया, है ना, लेस्लिक डाल दिया। जैसे लेस्लिक कहाँ से था, बागोर से था, है ना, और पोसल कहाँ से था, ये सवाल मेरा आपसे है, आप बताना पोसल, ग्रेगरी पोसल कहाँ से था। ठीक है, मैं आपसे आपके लिए सवाल है, आप जवाब देना। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमें जो साक्ष्य मिले हैं रंग महल से, वो विद्यार्थियों जो मिले हैं हमें पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं और जो है लोह काल के भी साक्ष्य जो हमको यहाँ से मिले हैं, उसके अलावा कुषाण काल के भी साक्ष्य हमको यहाँ से मिले हैं। ठीक है ना। यहाँ से हमें एक ऐसी मृण मूर्ति मिली है जो कि गांधार कला की विशेषताओं को फॉलो करती है ना। तो हम कह सकते हैं कि गांधार कला की मूर्ति यहाँ से मिली है ना। इसके अलावा यहाँ से एक मूर्ति ऐसी मिली है जिसके ऊपर यशोदा लिखा गया है ना। क्या लिखा गया है, यशोदा लिखा गया है। और मैं बात करूं तो यहाँ से हमें पंचमार्क मुद्राएं भी मिली हैं, है ना, पंचमार्क मुद्राएं भी मिली हैं। तो इस प्रकार से जो है रंग महल से कई सारे जो हैं साक्ष्य हमको मिले हैं, है ना। और कई प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, गुरु शिष्य की मूर्ति भी यहाँ से हमको जो है मिली है। मैं रेड पेन से लिखना चाहूँगा इसकी विशेषताओं को, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा यहाँ से निम्नलिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, निम्नलिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, निम्नलिखित साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें एक नंबर पे मैं लिख दूं, एक तो गुरु शिष्य मूर्ति मिली है ना, गुरु शिष्य मूर्ति मिली है ना, गुरु शिष्य मूर्ति मिली है। नंबर 2 पे मैं लिखना चाहूँ तो गांधार कला या गांधार शैली की मूर्ति मिली है, गांधार शैली की जो है प्रस्तर प्रतिमा मिली है, पत्थर की प्रस्तर की मूर्ति मिली है, गांधार शैली की ना मूर्ति मिली है। ठीक है, मिली है ना। इसके अलावा एक मूर्ति ऐसी मिली है विद्यार्थियों जिस पर यशोदा लिखा गया है ना। एक ऐसी मूर्ति मिली है, एक ऐसी मूर्ति मिली है जिस पर यशोदा, इस पर यशोदा लिखा है, इस पर यशोदा लिखा हुआ है। ठीक है, जिस पर यशोदा लिखा हुआ है। तो एक यहाँ से जो हमें मिले हैं वो मिले हैं यहाँ से पंचमार्क सिक्के मिले हैं, पंचमार्कड सिक्के व कुछ कुषाण कालीन सिक्के भी मिले हैं ना। कौन से, कुषाण कालीन सिक्के भी मिले हैं, है ना, कुषाण कालीन सिक्के मिले। ठीक है, इसके अलावा और मैं बताऊं यहाँ से तो हमें लाल नारंगी रंग के मृदभांड भी मिले हैं ना। कौन से, लाल नारंगी मृदभांड भी मिले, है ना, लाल नारंगी मृदभांड भी मिले हैं। ठीक है, तो ये रंग महल की कुछ जो प्रमुख विशेषताएं थी विद्यार्थियों वो हमने देखी। कि इसका जो उत्खनन का काम किया 1952 से 54 में स्वीडिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हन्नारेड व उनके सहयोगी होल्गर अर्बमैन एर्स्किन थे।
अच्छा, उत्खनन नहीं लिखा क्या? ये उत्खनन करने वाले थे ना, एस्किन थे। 1952 से 54 ईस्वी में स्वीडिश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हन्नारेड व उनके सहयोगी होल्गर अर्बमैन व एस्किन थे ने, मैं यहाँ पे थोड़ा सा व उनके सहयोगी, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा, ने इसका उत्खनन किया था ना, यहाँ पे आप लिख लेना, इसको पूरा लाइन कर ले, लाइन पूरी कर लेना, इसका उत्खनन कार्य किया ना, उत्खनन कार्य किया, ठीक है। इस प्रकार की बातें यहाँ से मिलती है। गुरु शिष्य मूर्ति मिली है, गांधार शैली की मूर्ति मिली है, ठीक है। अब ये प्रस्तर की बात कई किताबें लिखती है, कई जगह नहीं मिलती, कई जगह यही मिलता है सीधा गांधार शैली की मूर्ति मिली है, तो संभवतः प्रस्तर की नहीं भी हो, आप देख लेना, ठीक है। संभवतः ये है ना, आप यहाँ पे मतलब गांधार शैली की मूर्ति तो मिली है, लेकिन पत्थर की है या एग्जैक्ट किसकी है, मृण मूर्ति है, ये बात थोड़ा सा डिक्लेयर हो नहीं पाती है। तो वैसे आप इसको मिटा भी सकते हैं, ठीक है, प्रस्तर को मिटा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई जो ऑथेंटिक किताबें हैं उसमें मैंने नहीं देखा, है ना, जैसे मैं गोपीनाथ शर्मा की पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे नहीं देखा, कई गाइडें लिखती हैं पर गाइडों में विश्वास नहीं है। और इसके अलावा ऐसी मूर्ति मिली है जिस पर यशोदा लिखा हुआ है ना, तो इन बातों को आप, ठीक है, ये ठीक हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। लाल नारंगी मृदभांड मिले हैं, अच्छे से ध्यान रखना। पंचमार्क सिक्के, पंचमार्क या आहत सिक्के भी इनको बोलते हैं ना, पंच करके और मार्क यानी मार्क मतलब निशान बना दिया जाता था ना, ना, इसलिए इसको ठप्पा भी मारा जाता था या आहत भी कर दिया जाता था, जैसे किसी पे चोट मारेंगे तो वो आहत हो जाएगा ना, इस प्रकार से इनको आहत सिक्के भी बोलते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों ये था हमारा रंग महल, है ना, इस सवाल पढ़ लिया, रंग महल पढ़ लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और जो है हम अगले स्थल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अगले स्थल की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। तो अगला स्थल जो हम पढ़ेंगे वो हमारा पढ़ेंगे हम क्या नाम से, अगला स्थल हम पढ़ लेते हैं, सुनारी पढ़ लेते हैं, झुंझुनू वाला, है ना, सुनारी झुंझुनू वाला। और भी कई सारे स्थल हैं, नगर है टोंक में, नोह है भरतपुर में, रेंड है टोंक में, है ना। तो मैं यहाँ पे पहले लिखना चाहूँगा, चौथे 4 तो हमने पढ़ लिए ना, 2 आज पढ़ लिए, 2 उस दिन पढ़ लिए, तो 5वें नंबर पे मैं यहाँ पे सुनारी झुंझुनू में बढ़ता है ना, सुनारी झुंझुनू, ठीक है। तो एक तो ये हम पढ़ेंगे सुनारी झुंझुनू की बात क्या है, 1980-81 में इसको कांकली नदी के किनारे खोजा गया था, एक बात तो हुई है। दूसरी, हम यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं विद्यार्थियों, वो सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि यहाँ से लोहा पिघलाने की भट्टियां मिली हैं, जो कि प्राचीनतम भट्टियां हैं, है ना, इंपॉर्टेंट बात है, सॉरी, लोहा पिघलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं जो कि प्राचीनतम है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा यहाँ से कुछ लोह उपकरण भी मिले हैं, है ना। और मैं बात करूं तो यहाँ से घोड़े और चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। और कुषाण कालीन कुछ मृदभांड व मृण मूर्तियां मिली हैं। ये है बस सुनारी झुंझुनू में, ज्यादा कुछ नहीं है, है ना। तो क्या है, सबसे पहले मैं बात करूं 1980-81 में, 1980-81 में कांतली नदी के किनारे खोज हुई। किसने खोजा था एग्जैक्टली नाम नहीं मिलता। कांतली नदी के किनारे खोजा गया, ठीक है। आप बताना इसका जो खोजकर्ता कौन था, आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मेरी भी नॉलेज बढ़ जाएगी, ठीक है। एक बात हो गई ये। दूसरा मैं बताऊं आपको इसके बारे में, जो है यहाँ से प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं लोहा गलाने की, है ना। तो मैं लिख सकता हूं लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं, है ना। लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियां मिली हैं, कुछ लोह उपकरण भी मिले हैं। यहाँ पे ना लिख के मैं यहीं लिख देता हूँ, कुछ लोह उपकरण
कुछ लौह उपकरण भी मिले हैं, ठीक है, कुछ लौह उपकरण भी मिले हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ से हमें जो है कुषाण कालीन मृद भांड व मृण मूर्तियां मिली हैं। कुषाणकालीन मृद भांड व मृण मूर्तियां भी मिली हैं, ठीक है विद्यार्थियों। इसके अलावा यहाँ से जो है घोड़े के व चावल के साक्ष्य मिले हैं, है ना, सॉरी। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा घोड़े व चावल के साक्ष्य मिले हैं, है ना, घोड़े व चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सोनारी झुंझुनू हो गया विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट था ये, है ना, काफी महत्वपूर्ण था और आप इसे ध्यान रखना। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें आती है ना वो यही आती है, लोहे गलाने की जो प्राचीनतम भट्टियां हैं, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। बहुत बार जो है ये पूछा गया सवाल है ना, बहुत बार पूछा गया है विद्यार्थियों। कांतली नदी के किनारे है, ये भी पूछ लेते हैं, लेकिन आजकल नदी के किनारे पूछा जाना तो थोड़ा सा क्या है कि बहुत पहले ये ट्रेंड था, सब नदियां पूछते थे, सॉरी, बहुत पहले ट्रेंड था जब नदियां पूछते थे। आजकल जो है किस नदी के किनारे है ऐसा सवाल जो है बहुत कम चांसेज है, ठीक है। तो सुनारी हो गया। अगला स्थल हम पढ़ें तो 6 नंबर पे मैं ले लेता हूं यहाँ पे नोह भरतपुर वाला, है ना, नोह भरतपुर, ठीक है। नोह कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है, नोह भरतपुर वाला ना। काफी महत्वपूर्ण ये स्थल है और 1900 करीब 63-64 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसको खोजा था, है ना, रतन चंद्र अग्रवाल ने जो है इसको खोजा था। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो इसमें एक जो है यक्ष की प्रतिमा मिली है ना, जो कि मौर्य काल की है, जिसको हम जाख बाबा भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं? जाख बाबा भी कहते हैं। इसके अलावा जो यहाँ से हमें है कुछ लोहे के और कृषिगत उपकरण मिले हैं जिनसे कृषि की जाती थी, है ना। फिर यहाँ से 16 कुएं मिले हैं, चक्राकार कुएं मिले हैं, 16 चक्राकार कुएं मिले हैं। और मैं बात करूं यहाँ से काले व लाल रंग के जो है मृद भांड मिले हैं और कुषाणकालीन कुछ सिक्के भी मिले हैं और कुषाणकालीन ईंटें भी मिली हैं यहाँ से। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं वो विद्यार्थियों किसकी हैं? नोह भरतपुर की हैं। तो ये सारी बातें हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पे, ठीक है। आप इनको अच्छे से उतारते रहें, लिखते रहें विद्यार्थियों। मैं रेड पेन का ही इस्तेमाल करूँगा, ब्लैक थोड़ा सा हल्का चल रहा है। बात करें 1953-54 ईस्वी में, 1953-54 ईस्वी में रतन चंद्र अग्रवाल, है ना, रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल इनको लिखते हैं, ने खोजा, ठीक है, आरसी अग्रवाल ने खोजा। इसके अलावा यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें मैं बात करूं तो मौर्यकालीन एक प्रस्तर की यक्ष प्रतिमा मिली है, यक्ष प्रतिमा मिली है। ये यक्ष की प्रतिमा को काफी बार पूछा गया विद्यार्थियों, कई बार ये सवाल जो है एग्जाम में आया है ना। और इस यक्ष की प्रतिमा को क्या कहा जाता था? जो है जाख बाबा कहा जाता था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जिसे जाख बाबा कहा जाता था, ठीक है, जिसे जाख बाबा कहा जाता था, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, अच्छे से ध्यान रखना। ये जाख बाबा भी पूछे जाते हैं एग्जाम में,
कि जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ से मिली है। ये किसकी प्रतिमा थी, एक यक्ष की प्रतिमा थी। यक्ष जो होता है ना एक देवता के जैसे ही होता है बस, है ना। और एक मौर्य, ये किस काल की है तो मौर्यकालीन है। और कहाँ से मिली है तो नौहो भरतपुर से मिली है। इस प्रकार से आप जो हैं इन चीज़ों को याद रखते जाएं, है ना। इसके अलावा यहाँ से जो मिले हैं विद्यार्थियों हमें सॉरी काले व लाल रंग के मृदभांड मिले हैं, है ना। क्या क्या मिले हैं, काले व लाल रंग के मृदभांड, है ना। कृष्ण एंड लोहित या ब्लैक एंड रेड वेयर मृदभांड, है ना, मिले हैं। ठीक है, मिले हैं। अंग्रेजी इसको आप बदल लेना, ब्लैक एंड रेड वेयर, है ना, BRW प्रकार के मिले हैं, कृष्ण लोहित मिले हैं, है ना। इस प्रकार से कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो है हमें कुषाण कालीन, है ना, कुषाण कालीन एक तो मिले हैं सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के व ईंटें मिले हैं। ठीक है, कुषाणकालीन सिक्के व कुछ ईंटें मिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा नौहो भरतपुर था, जहाँ से हमको जो प्रमुख साक्ष्य मिले हैं विद्यार्थियों वो हमने यहाँ पे लिखे। अच्छा, कृषिगत उपकरण नहीं लिखे ना हमने, हाँ, लोह के कृषिगत उपकरण और 16 चक्राकार कुएं भी मिले हैं ना, वो बात मैंने बोली थी, लिखी नहीं। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा लोह के कृषिगत उपकरण व 16 चक्राकार कुएं मिले, है ना। ठीक है, तो ये 16 चक्राकार कुएं लोहे के कृषिगत उपकरण मिले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये सारी बातें यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे आते हैं विद्यार्थियों। अगली स्लाइड क्या मैं इधर ले लेता हूँ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7वां पॉइंट। ठीक है, आप इसे उतार लें। 7वें नंबर पे हम पढ़ेंगे नगर सभ्यता टोंक को पढ़ लेते हैं। ये नौहो भरतपुर है। अब हम पढ़ते हैं नगर, है ना। नगरी चित्तौड़गढ़ पढ़ा था हमने, ये नगर कहाँ है, टोंक में है नगर, है ना, नगर टोंक, है ना, नगर टोंक में है। और इसकी जो खोज का काम किया था वो किया था हमारे कार्लाइल महोदय ने किया था। नगर सभ्यता टोंक की जो खोज का काम किया था वो किसने किया था, कार्लाइल ने किया था। और यहाँ से जो है हमको करीब 6000 मालव शैली के सिक्के प्राप्त होते हैं, है ना। 6000 मालव शैली के सिक्के प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे मालव नगरी भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इसको कारकोट कहा जाता था, जो कि मालव जनपद की राजधानी हुआ करता था, है ना। क्या कहा जाता था, कारकोट कहा जाता था, जो कि मालव जनपद की राजधानी हुआ करता था, है ना। तो ये सारी बातें हैं नगर टोंक्स की। और नगर टोंक से जो है हमें गुप्तोत्तरकालीन कुछ जो है मृण मूर्ति गुप्तोत्तरकालीन कुछ मूर्ति मिली है, जिसमें एक तो है महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ से शुंगकालीन मूर्ति भी मिली है, जिसमें हमारे जो है इंद्राणी की और कुछ कामदेव की मूर्तियां हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ लोह उपकरण भी प्राप्त होते हैं, है ना। ये बातें हैं हम यहाँ पे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूं खोज व उत्खनन, है ना। तो खोज व उत्खनन कार्लाइल द्वारा। ठीक है, एक बात हुई है। आगे इसमें जो है सुंदर राजन और कृष्णदेव ने भी उत्खनन का काम किया था ना। बाद में उत्खनन
बाद में उत्खनन का जो काम किया वो किया विद्यार्थियों यहाँ पे कृष्णदेव व सुंदर राजन, है ना, सुंदर राजन ने किया। ठीक है, बाद में जो उत्खनन का काम किया वो कृष्णदेव व सुंदर राजन ने किया। ठीक है, और हमें यहाँ से जो है 6000 जो है मालव शैली के सिक्के मिले हैं, है ना, 6000 मालव शैली के सिक्के मिले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट बात है, तो आप यहाँ पे लिखे 6000 मालव शैली के 6000 मालव शैली के सिक्के मिले, है ना, 6000 मालव शैली के सिक्के मिले। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, इस कारण इसे मालव नगरी कहा जाता है ना, इस कारण इसे मालव नगरी कहा जाता था, है ना, इस कारण इसे मालव नगरी कहा जाता था। इसके अलावा मैं बात करूं तो विद्यार्थियों यहाँ से जो है इसको प्राचीन काल में कारकोट नगर भी कहा जाता था, कारकोट भी कहा जाता था, क्योंकि जो कारकोट था वो मालव जनपद की राजधानी हुआ करता था, है ना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा अगले फैक्ट के रूप में, है ना, प्राचीन काल में इसे कारकोट, है ना, कारकोट नगर भी कहा जाता था, कारकोट नगर भी कहा जाता था, जो कि मालव जनपद की राजधानी हुआ करता था, जो कि मालव जनपद की राजधानी हुआ करता था, जो कि मालव जनपद की राजधानी हुआ करता था, है ना। तो एक बात हो गई ये इसके बारे में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो विद्यार्थियों हमें जो साक्ष्य मिलते हैं उन साक्ष्यों में गुप्तोत्तर कालीन कुछ मूर्तियां हैं, जिसमें महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति प्रमुख है ना, गुप्तोत्तर कालीन मूर्तियों में। उसके अलावा फिर शुंग कालीन मूर्तियां हैं, है ना, शुंग कालीन मूर्तियां हैं जिसमें इंद्राणी, जिसमें जो है इंद्राणी और कामदेव की मूर्ति है शुंग कालीन मूर्तियों में, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, इसको आपने उतार लिया होगा इसमें से, है ना, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि हमारा ये जो काम है इसमें आगे चलता रहेगा, है ना। ठीक है, अगले मैं फैक्ट के रूप में लिखूंगा यहाँ से प्राप्त साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा गुप्तोत्तर का मतलब है गुप्तों के उत्तरवर्ती काल, है ना। जैसे गुप्तों का जो काल है, मूल जो गुप्तों का काल है वो 550 तक माना जाता है, उसके बाद का जो काल है वो गुप्तोत्तर काल माना जाता है ना। गुप्तोत्तर काल 550 से शुरू होता है और करीब 609 तक जो वर्धन वंश शुरू होता है ना, उसके बीच का काल है गुप्तोत्तर काल माना जाता है। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल की कुछ मूर्तियां जिसमें कौन सी प्रमुख है, महिषासुर मर्दिनी की, है ना, महिषासुर मर्दिनी गुप्तोत्तर काल की कुछ मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, मिली हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं तो विद्यार्थियों यहाँ पे शुंग कालीन मूर्तियां भी मिली हैं, है ना, शुंग कालीन मूर्तियां, शुंगकालीन मूर्तियों में है हमारे क्या नाम से कौन कौन सी हैं, एक तो कामदेव है, इंद्र है, इंद्राणी है ना, कामदेव की मूर्ति है, इंद्र की है और इंद्राणी की है ना, इंद्राणी की है ना।
मूर्तियां मिली। ठीक है, ये शुंगकालीन मूर्तियां है ना, ये वाली मूर्तियां शुंगकालीन हैं। इसके अलावा जो यहाँ से मिले हैं कुछ लौह उपकरण भी मिले हैं, है ना, कुछ लौह उपकरण मिले हैं। और यहाँ से जो है हमें लाल रंग के जो है मटके मिले हैं, लाल रंग के मटके, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कुछ कुछ लौह उपकरण मिले हैं, है ना, कुछ लौह उपकरण मिले हैं। ठीक है, कुछ लौह उपकरण मिले और लाल रंग के मटके मिले, लाल रंग के मटके मिले, लाल रंग के मटके मिले। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये नगर जो है काफी महत्वपूर्ण था। काफी बार ये यहाँ से जो सवाल जो है मालव नगरी किसे कहा जाता था, और ये बात जो है पूछ लेते हैं, मालव शैली के सिक्के कहाँ से मिले हैं, है ना। तो नगर टोंक से मिले हैं मालव शैली के सिक्के। ये सवाल काफी बार यहाँ से पूछा गया। कारकोट नगर किसे कहा जाता था, है ना, कारकोट नगर किसे कहा जाता था, ये काफी बार सवाल पूछा गया है। कारकोट नगर किसकी, मालव जनपद की प्राचीन राजधानी कौन सी थी, कारकोट नगर थी, है ना। इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। साक्ष्यों से सवाल कम और यहाँ से सवाल नगर टोंक का ज्यादा पूछा जाता है विद्यार्थियों। तो आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखना, और इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं खूब मैटर लेके आ रहा हूँ, है ना। जो सवाल बनते हैं वो लगभग मैं सारे ले आ रहा हूँ ना, तो आपको ज्यादा फंसने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम अगले स्थल की ओर बढ़े, आप इसे उतारें और मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, तो रैंड टोंक का और पढ़ते हैं हम। उसके बाद हमारे जो है प्रमुख स्थल तो विद्यार्थियों लगभग हमारे पूरे हो ही जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा तो और तो क्या ही बचेगा, लगभग हमने सारे स्थलों को कवर कर लिया है। और जो है हम अगले टॉपिक पे चले जाएंगे। अब अगली क्लास में प्रमुख सभ्यताएं हमने पढ़ ली हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। मैं अगला स्थल यहाँ पे लिख रहा हूँ 8वें नंबर पे, रेड टोंक वाला, है ना, रेड टोंक। ठीक है, रेड टोंक में है, और इसके बारे में मैं बताऊं आपको तो सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है कि 1938 में इसका जो खोज की थी वो दयाराम साहनी और के.एन. पुरी ने की। और टोंक जिले के नेवाई में जो है ढील नदी के किनारे ये रैंड नामक स्थल था। प्राचीन भारत का टाटा नगर इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे सिक्के मिले हैं। करीब 3075 सिक्के यहाँ से मिले हैं, जिनमें जो है मालव शासकों के सिक्के हैं। उसके अलावा कुछ जो है जैसे डायोडोरस के सिक्के हैं, यूनानी शासक डायोडोरस है, ईरानियों के सिक्के हैं, कुछ भारतीय शासकों के सिक्के हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ से शीशे की मुहर मिली है, शीशे की मुहर जिस पर जनपदस्य लिखा हुआ मिलता है ना, शीशे की मुहर जिस पर जनपदस्य लिखा मिलता है। और जो है यहाँ से हमें रैंड से शीशे की मुहर हो गई। और जो है मथुरा शैली की भी मूर्ति मिली है यहाँ से, है ना, मथुरा शैली की भी जो है मूर्ति हमको यहाँ से मिलती है। और कई प्रकार के जो है यहाँ से अन्य लोह काल के साक्ष्य भी मिले हैं, और कुछ मृद भांड भी यहाँ से हमको मिलते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा है नहीं, यही है बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ। खोज वाली बात जो है विशेष रूप से ध्यान रखना विद्यार्थियों, कई बार पूछ लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है पेन ब्लैक इस्तेमाल करना चाहूँगा। जैसे खोज का जो काम किया वो किसने किया, 1938 में दयाराम साहनी व के.एन. पुरी, है ना, के.एन. पुरी, इन्होंने तो इसको खोजा। ठीक है, कहाँ खोजा, टोंक, निवाई टोंक में, है ना, निवाई टोंक में डील नदी के किनारे, डील नदी के किनारे, है ना, डील नदी के किनारे खोजा गया। इसके अलावा मैं बात करूं तो
यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं विद्यार्थियों वो इसे प्राचीन भारत की टाटा नगरी कहा जाता है ना। इसे प्राचीन भारत की टाटा नगरी, प्राचीन भारत की टाटा नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से क्योंकि यहाँ से क्योंकि यहाँ से क्योंकि यहाँ से 3070 या 75 है ना, इतने मिलते हैं। आप ऐसे मत करना कि सर क्या 70 लिखा 75 लिखा, 3075 ठीक है। इतने सिक्के कुछ यहाँ से मिले हैं ना, 3075 ठीक है, सिक्के मिले हैं है ना, 3075 सिक्के मिले हैं, ठीक है। और इन सिक्कों में किस किस के सिक्के हैं, ये सिक्के मैं बताऊं आपको। ये जो सिक्के हैं विद्यार्थियों, इसमें जो है कुछ तो है मालव शासक के, मालव शासक है ना। इसके अलावा डायोडोरस के, ये यूनानी शासक था, डायोडोरस है ना, यूनानी था ये। इसके अलावा ईरानियों के, ईरानियनों के व कुछ भारतीय शासकों के भी थे ना, कुछ भारतीय शासकों के, कुछ भारतीय शासकों के सिक्के, ठीक है। इस प्रकार का मामला था। मालव शासक, डायोडोरस, ईरानियनों के और कुछ भारतीय शासकों के सिक्के यहाँ से मिले हैं इन 3075 सिक्कों में, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं विद्यार्थियों, यहाँ से जो है हमें ताम्र की मुहर भी मिली है जिस पर जनपदस्य लिखा हुआ है ना। क्या मिली है? ताम्र की मुहर मिली है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा ताम्र क्या, शीशे की, सॉरी, क्या मिली है? शीशे की मुहर मिली है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा शीशे की मुहर मिली है जिस पर, शीशे की मुहर मिली है जिस पर क्या लिखा है? जिस पर जनपदस्य लिखा है, जिस पर जनपदस्य लिखा है, ठीक है। ये पूछ लेते हैं कई बार, जनपदस्य लिखी हुई शीशे की मुहर कहाँ से मिली है? तो वो जो है ट्रेंड टॉक से मिली है, ठीक है विद्यार्थियों। तो एक बात हो गई ये हमारी। दूसरी बात करूं तो मैं यहाँ से जो है हमें 2-3 चीजें और मिलती हैं जिनमें मैं बात करूं तो हमारे देखो लोह काल के स्थल हम पढ़ रहे हैं तो लोह के कुछ उपकरण तो मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। लोह के कुछ उपकरण, है ना, लोह के कुछ उपकरण मिले हैं, है ना, जिसमें तीर भाले वगैरह, उसको कोई नहीं पूछते, इतना ही पूछते हैं लोहकालीन स्थल है या नहीं है ना। लोहकालीन स्थल है तो लोह के उपकरण मिलेंगे ना, सीधी सी बात है। इसके अलावा जो है मथुरा शैली की कुछ मूर्तियां मिली हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट बात है विद्यार्थियों। मथुरा शैली की कुछ मूर्तियां मिली हैं, मथुरा शैली की कुछ मूर्तियां मिली हैं, है ना, मथुरा शैली की कुछ मूर्तियां मिली हैं। और मैं बात करूं यहाँ से यक्ष की मूर्तियां भी मिली हैं ना, यक्ष की मूर्तियां भी मिली हैं, ठीक है। यक्ष की, ये इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट, मथुरा शैली की कुछ मूर्तियां मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से ये वाली जो फैक्ट है, ये वाला, इसको आप ध्यान रखना, दयाराम साहनी, के.एन. पुरी, विशेष ध्यान रखना के.एन. पुरी को और साहनी साहब को, ठीक है। ये सवाल मुझे लगता है आएगा, ठीक है, ये सवाल मुझे लगता है आएगा, आप विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये था हमारा जो है प्रमुख बातें थी विद्यार्थियों, प्रमुख स्थलों की, वो हमने यहाँ पे की। इसके अलावा कुछ अन्य स्थल और हैं, जैसे कुराड़ा नागौर है, वहां से कई जो है औजार मिले हैं जिनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह औजारों की नगरी रही होगी, है ना। कुराड़ा है, इसके अलावा किराड़ौत है, किराड़ौत भरतपुर में है, वहां से भी कुछ लोह उपकरण मिले हैं किराड़ौत भरतपुर से,
है ना, कुराड़ा नागौर हो गया। इसके अलावा जो है हमारा एक सौंथी संस्कृति और है जो बीकानेर से अमलानंद घोष के द्वारा खोजी गई थी, जिसे हम जो है द्वितीय कालीबंगा भी कहा जाता है ना, द्वितीय कालीबंगा भी इसे द्वितीय कालीबंगा क्या, कालीबंगा प्रथम भी उसको कहा जाता है ना। तो सौंथी संस्कृति के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। सौंथी संस्कृति अच्छा है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ अन्य में लिख सकता हूँ, कुछ अन्य सभ्यता स्थल, कुछ अन्य सभ्यता स्थल। तो इसमें एक नंबर पे आप लिख सकते हो सौंथी संस्कृति, है ना, सौंथी संस्कृति, ठीक है। सौंथी संस्कृति के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसकी जो खोज का जो काम किया था, खोज जो की वो 1900 करीब 1954 में किसने की, अमलानंद घोष ने की, है ना, अमलानंद घोष ने की, अमलानंद घोष ने की, ठीक है, अमलानंद घोष ने की। और ये है कहाँ पे, तो ये बीकानेर में है। कहाँ पे है, बीकानेर में है। और इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है ना, इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। मैंने आपको जब कालीबंगा पढ़ाया था तब भी आपको जो है मैंने हल्का सा बताया था, है ना, सौंथी संस्कृति के बारे में। वो जब मैंने मतलब हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था तब मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता में एक उत्पत्ति का सिद्धांत बताया था कि हड़प्पावासी जो थे वो कई जो स्थानीय संस्कृतियां थी उनका ही विकसित रूप थी हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो वो जो छोटी संस्कृतियां थी जिसमें मैंने कुल्लीनाल संस्कृति, झोब संस्कृति का नाम लिया, उसी में मैंने आपको जो है सौंथी संस्कृति के बारे में बताया था, है ना। तो ये जो है मतलब हड़प्पा सभ्यता की पूर्व संस्कृति मानी जाती है ना। तो इनकी वजह से ही हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। मैंने आपको जो इंडियन हिस्ट्री वाली क्लास है उसमें बताई थी वो बात, है ना। तो इसे पूर्व हड़प्पा संस्कृति भी माना जाता है ना, पूर्व हड़प्पा संस्कृति माना जाता है ना। और ये वाली बात, ये पूर्व हड़प्पा संस्कृति वाली बात को किसने बताया था, तो मैंने आपको वहां पे बताया, रोमिला थापर और फेयर सर्विस दोनों ने बताई थी इस बात को ना, जो कि काफी महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। तो ये बात हो गई विद्यार्थियों हमारे सौंथी में, है ना, सौंथी में इतना ही है। इसके अलावा मैं एक स्थल 2 नंबर पे यहाँ पे और लिखना चाहूंगा। 2 नंबर पे मैं लिखूं तो कुराड़ा नागौर। कुराड़ा कहाँ पड़ता है, ये नागौर में पड़ता है, कुराड़ा नागौर। इसकी क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है विद्यार्थियों की यहाँ से जो है हमें कुछ उपकरण मिले हैं, है ना, कई प्रकार के उपकरण मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कुराड़ा जो है ये औजारों की जो है नगरी कहलाता होगा, है ना, औजारों की नगरी कहलाता होगा, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे, कई औजार मिले, कई प्रकार औजार मिले। इस आधार पर इसे औजारों की नगरी कहा जाता है ना। इस आधार पर इसे क्या कहा जाता है, औजारों की नगरी कहा जाता है ना। तो एक बात हो गई हमारी, ये हो गई कुराड़ा नागौर की, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें विद्यार्थियों कुछ और भी स्थल मिलते हैं, एक आधा नाम है, बहुत अधिक है नहीं। एक मलाहा भरतपुर है, अभी शायद मैंने किराड़ौत भरतपुर बताया था। किराड़ौत जो है जयपुर में पड़ता है और मलाहा पड़ता है भरतपुर में, है ना। तो मलाहा से भी कुछ जो है उपकरण हमें मिले हैं लोह काल के,
उसके अलावा जो किराड़ौत जो है जयपुर वाला, वहाँ से जो है हमें कई ताम्र की जो है सामग्री मिली है, और ताम्र की एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है ना, नर्तकी की मूर्ति है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा तीसरे नंबर के रूप में किराड़ौत, तीसरे नंबर के रूप में यहाँ पे लिखना चाहूँगा, है ना। किराड़ौत कहाँ पड़ता है? किराड़ौत जयपुर में पड़ता है। मैं JPR लिख रहा हूँ शॉर्ट में, जयपुर आप समझ जाना। क्या विशेषता है? कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांस्य नर्तकी की मूर्ति, है ना। हमको जो मोहनजोदाड़ो से मिली थी कांस्य नर्तकी की मूर्ति, है ना, मैके महोदय को 1926 में दिल्ली संग्रहालय में रखी हुई है ना। इसकी काफी सारी विशेषताएं थी, हमने देखी थी। कुछ इसी प्रकार की जो है वो हमें किराड़ौत जयपुर से मिली है ना। इसका जो सीधा हाथ था, कमर पे था, 4 चूड़ियां पहनी हुई थी, बायां हाथ घुटने पर जा रहा था, इसमें करीब 25 या 26 चूड़ियां पहनी हुई थी, है ना। माथे पे गजरा था बालों में, और 10 इंच की ये मात्र थी, है ना, 10 इंच की थी। दिल्ली संग्रहालय में भी रखी हुई है, जो मोहनजोदड़ो वाली है उसकी बात बता रहा हूँ। तो उसी प्रकार की मूर्ति यहाँ से मिली है विद्यार्थियों ना, कांस्य नर्तकी की मूर्ति। और इसमें यहाँ से किराड़ौत से जो है कुछ ताम्र सामग्री भी मिली है, ताम्र सामग्री मिली है, ठीक है, ताम्र सामग्री मिली है, ठीक है। किराड़ौत हो गया। इसके अलावा एक मला भरतपुर का, ये तो बस केवल नाम है, आप ध्यान रखना। मला कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। BTR में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, BTR भरतपुर। और कहाँ से क्या मिले हैं? कुछ उपकरण मिले हैं, उपकरण या हम लिखते हैं सामग्री जो है वो मिली है, ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से जो प्रमुख स्थल थे वो हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसको उतार लें। और अब हम विद्यार्थियों हम अगले टॉपिक की ओर जाएंगे। अब ये जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है विद्यार्थियों। यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाएगा, आप यकीन मानना। और जितना मैंने पढ़ाया है ना, उसमें से सवाल आप गलत करके बताना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो इतना जानता हूँ। बाकी आपको बस विश्वास हो ही गया होगा, जितना मैंने कंटेंट दिया है उस आधार पे, जिस तरीके से मैंने आपको कंसेप्ट दिया है उसके आधार पे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है ना। धन्यवाद।